दिन हो गए थे और मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया था। अब क्योंकि मैंने आप लोगों से बोल रखा था कि मैं जो एमपीएलआरसी एक्ट है वो पूरा कवर करूंगी। अब क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अकेले सारी पीपीटीज भी प्रिपेयर करनी पड़ती है, देन लेक्चर भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसी को एडिट करके भी डालना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ संभालने में मुझे लग गया है टाइम। उसके लिए माफी मांगती हूँ। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर, जो कि है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। एमपीएलआरसी का ही है ये, ठीक है। एमपीएलआरसी का जो सेकेंड चैप्टर है हमारा, चैप्टर 2 जो है, वो इसी चीज की बात करता है कि भाई बोर्ड ऑफ रिवेन्यू क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, देन इसमें मेंबर्स कौन है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ज्यूरिडिक्शन क्या है, मतलब इन सब चीजों के बारे में जो डील करता है वो चैप्टर 2 ऑफ एमपीएलआरसी एक्ट 1959 जो है वो इन सारी चीजों से डील करता है। आप लास्ट तक रहोगे, कोई भी डाउट हो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप बिल्कुल कमेंट में बोल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए और बता के जरूर जाइएगा, ओके। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, भाई की बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ये है क्या, है ना। तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो है एक हाईएस्ट रिवेन्यू अथॉरिटी है मध्य प्रदेश की, अंडर द मध्य प्रदेश लैंड रिवेन्यू कोड 1959। देखिए अब क्या होता है कि अगर सब जितने भी केसेस हैं, अगर कोर्ट में ही जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएंगे, तो वहां पे बर्डन कितना बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए उस चीज को वहां पे डील ना करते हुए क्या किया गया है, एक रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया है, जहां पे सेम चीजें वैसी ही होती है जैसे कोर्ट में हो रहा है, बस उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड कर दिया गया कि भाई सुपरवाइजरी भी, कि नीचे जो ऑफिसर्स है वो सुपरवाइज भी करेंगे, नीचे के ऑफिसर्स को देखा भी जाएगा कि भाई वो आके अपनी पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ गया, ये एक जो हाईएस्ट रिवेन्यू अथॉरिटी है, रिवेन्यू क्या है मतलब जो टैक्स कलेक्शन किसका, एग्रीकल्चरल लैंड जो हो गई, वहां से जो रिवेन्यू आ रही है। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ सैलरी का जो टैक्स कलेक्शन होता है या इनकम टैक्स, उन सब चीजों में कवर होता है, वहीं पे जो लैंड हो गया, जो एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, इन सब चीजों से जो रिवेन्यू आती है, ठीक है, उसको कहा किस में किया जाता है, वो आता है एमपीआरआरसी, मध्य प्रदेश लैंड रिवेन्यू कोड जो है ये कवर करता है। तो मध्य प्रदेश में ये क्या है, जो रिवेन्यू बोर्ड है या बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में ये क्या है, हाईएस्ट रिवेन्यू अथॉरिटी है इन मध्य प्रदेश अंडर मध्य प्रदेश लैंड रिवेन्यू कोड। ये क्या करता है, सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ ऑल रिवेन्यू ऑफिसर्स, मतलब क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि भाई जो भी रिवेन्यू ऑफिसर्स है, जो कि हम अभी देखेंगे आगे कि भाई इसमें जो सेक्शन 11 है जो, उसमें क्या है, बहुत सारे रिवेन्यू ऑफिसर्स हैं, लाइक कि 90 रेवेन्यू ऑफिसर्स है उसमें। हायरार्की है पूरी कि भाई कलेक्टर है, उसके बाद एसडीएम जो है, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर मतलब जो है वो हो गए, उसके बाद में तहसीलदार हो गए, कमिश्नर्स हो गए। तो उसमें क्या है कि पूरा हायरार्की बनी हुई है। अब क्या है कि पावर है तो पावर मिसयूज भी तो किया जा सकता है। तो क्या किया जाता है कि जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है ना, उनको भी सुपरवाइज करता है, उनको भी फंक्शंस देता है कि भाई तुमको ये करना है, ये नहीं कि आप अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर होकर कुछ और ही काम करके आ रहे हैं, वो नहीं कर सकता है, सुपरवाइज करता है, फंक्शन देता है। एंड एक्सरसाइज अपीलेट रिविजनल सुपरवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। और क्या एक्सरसाइज करता है, अपीलेट मतलब अगर कोई नीचे की कोर्ट से या नीचे रिवेन्यू ऑफिसर्स कि किसी भी ज्यूरी मतलब कोई ऑर्डर दिया है उससे अगर वो लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं ऊपर वाली कोर्ट में। तो ऊपर वाली कोर्ट कौन सी, रिवेन्यू अथॉरिटी, ये हमारा रिवेन्यू बोर्ड ही आ जाएगा। रिविजनल सुपरवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, सेक्शन 3 to 10 ऑफ द कोड जो है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, बोल चुकी हूँ, इट्स पावर्स, ज्यूरिडिक्शन, सुपरिटेंडेंस, हियरिंग ऑफ अपील्स एंड रिविजन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग दी मेंबर्स। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, लास्ट तक रुकिएगा, ठीक है। देन अब हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। भाई ये जो रिवेन्यू बोर्ड है वो बना किन किन लोगों से है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। तो जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है ना, सबसे पहले कौन होंगे, प्रेसिडेंट साहब होंगे। एक मेंबर जो होंगे वो प्रेसिडेंट हो गए, और दो या दो से अधिक मेंबर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, नोटिफिकेशन से, गैजेट से, जब भी उनको लगेगा तो वो क्या कर देंगे, नोटिफाई करके अपॉइंट कर देंगे। दो या दो से अधिक मेंबर्स, जितनी भी ज्यादा जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से, ठीक है। इट एक्ट एज अ मल्टी मेंबर अथॉरिटी बट ऑल्सो फंक्शन थ्रू बेंचेस और सिंगल मेंबर्स। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 3, सेक्शन 4 आ जाता है, पॉइंट 3 आ जाता है, जिसमें बताया गया है प्रिंसिपल सीट। तो अगर एमपीएलआरसी के उसमें देखें तो हमारा जो प्रिंसिपल सीट है वो गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट या नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करेगी, फिक्स करेगी। जो है प्रिंसिपल सीट ऑफ बोर्ड इज फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिलहाल में अगर देखा जाए तो ग्वालियर में जो है वो हमारा प्रिंसिपल सीट है, कहाँ पे है, ग्वालियर में है, ठीक है। ग्वालियर में जो है वो हमारा प्रिंसिपल बेंच या प्रिंसिपल सीट बोल सकता है इसका। और टाइम टू टाइम और भी कहीं कहीं भी क्या किया जा सकता है, नोटिफिकेशन के थ्रू इस बोर्ड की जो प्रिंसिपल या जो सीट है वो उसको किया जा सकता है, ठीक है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यहीं पे प्रिंसिपल सीट रहेगी। फिलहाल तो ग्वालियर है, इंदौर, रायपुर, जबलपुर, यहाँ पर भी इसकी बेंचेस हैं, ताकि क्या रहे कि प्लेसेस विद गवर्नमेंट अप्रूवल एनेबलिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। देन आ जाता है ज्यूरिडिक्शन।
इसके पहले और भी चीजें हैं, जैसे सेक्शन 4 हो गया। फिर इसके बाद में सैलरी एंड अलाउंसेस की बात आ जाती है कि भाई इनका ये जो हमारे मेंबर्स हैं उनके सैलरी और अलाउंस कैसे क्या डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें बात ये थी कि जो सैलरी और अलाउंस है वो गवर्नमेंट ही, स्टेट गवर्नमेंट जो है वही फिक्स करेंगी, वही देंगी। किस हिसाब से देंगी, कहां से देंगी, तो देखिए ये वो फिक्स करेंगे, नोटिफिकेशन के थ्रू पता करेंगे। उसके बाद में सेकंड वन ये क्या है, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से इनकी सैलरी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात हो गई। देन अब आ जाता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द बोर्ड। भाई इनका ज्यूरिडिक्शन कहाँ है, कहां तक सीमा है इनकी, कहां तक, ये तो नहीं कि भाई पूरा ही कवर किए ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। तो जो सेक्शन 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो कि एक जुडिशियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताता है। द बोर्ड इज द हाईएस्ट अपीलेट रिवेन्यू कोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, हाईएस्ट अपीलेट रिवेन्यू कोर्ट है ये। यानी कि देखिए, अगर तहसीलदार है, तहसीलदार जिन्हें कोई ऑर्डर दिया, वहां से हम सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तहसीलदार के ऊपर कौन आ गए, कलेक्टर आ गए, हम वहां पे कर सकते हैं। कलेक्टर ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो कलेक्टर से हम कहाँ जा सकते हैं, कमिश्नर वाले हो गए, वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर कमिश्नर ने कोई चीज बोल दी है, कोई ऑर्डर दे दिया जिससे हम सेटिस्फाई ही नहीं, भाई हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये सही है कि, भाई हमको जब तक संतुष्टि नहीं हो जाती है कि भाई ये सही है या ये चीज मेरे फेवर में नहीं आई, हम क्या कर सकते हैं, अपील करते जा सकते हैं। तो ये जो है हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है रिवेन्यू कोर्ट का। ठीक है, तो वहां हम जाके कर सकते हैं। तो इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट हाई कोर्ट। ठीक है, इसको चैलेंज हम हाई कोर्ट में ही कर सकते हैं। तो हाईएस्ट अपीलेट रिवेन्यू कोर्ट ऑफ द स्टेट इट हियर्स सेकंड अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर, रिवीजन कर सकते हैं अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू अथॉरिटीज, रिव्यू कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। देन आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन क्या बात करें, तो बोर्ड परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी अंडर एमपीएलआरसी अदर सेंट्रल और स्टेट लॉज। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन भी है कि ये चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी जो मध्य प्रदेश एमपीएलआरसी में दिया गया है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर और भी जो सेंट्रल और स्टेट लॉज है, वेयर सच अथॉरिटीज प्रिस्क्राइब स्टैम्प एक्ट फंक्शंस वे बी असाइन। इसके बाद में आ जाता है डेलीगेटेड पावर्स, यानी कि कुछ पावर्स तो उनकी फिक्स है एमपीएलआरसी के थ्रू, लेकिन इनको कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन क्या किया जा सकता है, डेलीगेट कर सकते कि भाई तुम ये पावर भी क्या करो, परफॉर्म करो, ये काम भी परफॉर्म करो, ये भी फंक्शंस करो। तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कन्फर एनी ऑफ इट्स रेवेन्यू पावर्स ऑन द बोर्ड, इंटरेस्ट एडिशनल फंक्शंस अंडर एनी लॉ इन फोर्स। तो मतलब बोर्ड ज्यूरिडिक्शन जो है वो स्टेट्यूटरी भी है, डेलीगेटेड मतलब एक्ट में भी लिखा गया है, एक्ट के थ्रू भी है इनके पास पावर, और डेलीगेटेड मतलब ट्रांसफर भी की गई है, नोटिफिकेशन के थ्रू भी इनको पावर्स मिली हैं। देन आ जाता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट। जो सेक्शन 8 है वो बताता है कि क्या है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनके पास में क्या है कि वो सुपरिटेंडेंस कर सकते हैं, सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल रेवेन्यू अथॉरिटीज इन मैटर्स विद इन इट्स अपीलेट और रिविजनल ज्यूरिडिक्शन। ये क्या कर सकते हैं, क्या इंक्लूड, कौन कौन सी पावर्स है, कॉल फॉर रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो क्या कर सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं अपने पास में, रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, यानी कि अगर अपील की गई है, वहां पे अपील की गई है तो वो क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाले ऑफिसर्स है, रेवेन्यू ऑफिसर्स है, जिन्होंने ऑर्डर पास किया था, तो उनसे रिपोर्ट्स मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं कि भैया अब लाओ यहाँ पे, इशू डायरेक्शंस फॉर यूनिफॉर्मिटी इन प्रैक्टिस। अब क्या बोल रहे हैं कि कोई जगह के जो तहसीलदार है वो अलग ऑर्डर दे रहे हैं, कहीं कुछ और दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं, रूल्स दे सकते हैं कि भाई इस हिसाब से तुमको काम करना है, अलग अलग काम नहीं करना है। इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एसडीओस, तहसीलदार, करेक्ट प्रोसीजरल रेगुलरिटीज। तो सिंपल सी बात है कि जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल सारे एचओडीज, टीचर सबको एक डायरेक्शन सब कुछ देते रहते हैं, और अगर कोई टीचर कुछ गलती करता है तो प्रिंसिपल जो है वो मंगवा सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट, भाई रिपोर्ट्स की क्या, हाँ तो क्या किया जा सकता है, रिपोर्ट्स, कॉल्स मंगवाया जा सकता है। तो वैसे सेम क्या हुआ यहाँ पे, रेवेन्यू बोर्ड जो है वो एक प्रिंसिपल हो गया, और वो सारी नीचे वाली चीजों का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि भाई सही साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कोई अपने अगेंस्ट तो काम नहीं कर रहा है अगेंस्ट जाके। तो वो सारी चीजें आ गई इसमें पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। ओके, देन हम लोग जाते हैं 6th पॉइंट जो है वो हमारा पावर्स टू हियर केसेस बाय बेंचेस। द बोर्ड में फ्रेम रूल्स, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस जो कि सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ एपिलेट एंड रिविजनल मैटर्स। डिसीजन ऑफ अ बेंच आर ट्रीटेड एज डिसीजन ऑफ द बोर्ड इटसेल्फ। ठीक है, जो भी डिसीजन बेंच के द्वारा दिया जाएगा उसको ट्रीट किया जाएगा कि वो बोर्ड के द्वारा ही डिसीजन आया है। एपिलेट पावर्स जो कि हम लोग अभी आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिवीजन, अपील, रिव्यू जो सेक्शंस है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जो बोर्ड है इज द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी इन रेवेन्यू मैटर्स एक्सेप्ट वेयर बेड इट एंटरटेन्स
सेकंड अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है, अपील्स फ्रॉम सेटलमेंट कमिश्नर्स, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर्स वेर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। ये हम लोग जब अपील वाला पोर्शन पढ़ेंगे या क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से जब ये हायरार्की समझ में आएगी तो खुद ना खुद ये चीजें समझ में आएगी, फाइनल अपीलेट अथॉरिटी या फर्स्ट अपील क्या है, सेकंड अपील क्या है, कहाँ पे हम लोग फर्स्ट अपील कर सकते हैं, कहाँ पे सेकंड अपील कर सकते हैं, और किसको क्या अपील की जाएगी। तो ये सारी चीजें हम उस लेक्चर में कवर करेंगे। देन ग्राउंड्स ऑफ सेकंड अपील, देखो सेकंड अपील के क्या ग्राउंड्स रहेंगे। कॉन्ट्ररी टू लॉ है, मतलब ठीक है, लॉ के किसी कोई एक और लॉ है और देन ये ऑर्डर आया तो वो क्या कॉन्ट्ररी है उस लॉ के। मटेरियल इश्यू ऑफ लॉ है और प्रोसीजरल डिफेक्ट है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं। देन रिविजनल पावर्स भी है उनके पास में। रिविजनल पावर्स क्या होती है, सबसे पहले रिविजनल पावर्स होती है द बोर्ड में कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू एग्जामिन। मतलब कि रिविजनल पावर्स ये है कि जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू उनके पास ये पावर है कि जो नीचे की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे मांग सकते हैं, भाई जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दिया तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वो अल्टर भी कर सकते हैं, वो उसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, और क्या कर सकते हैं, या उनको सही लगता है तो वो उसको वैसा का वैसा भी रहने दे सकते हैं। तो लीगैलिटी, प्रॉपराइटरी, रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को देखेंगे और देन डिसाइड करेंगे भाई कि सही था कि नहीं था। उसके बाद में क्या सेट असाइड कर सकते हैं, मॉडिफाई, कंफर्म द ऑर्डर, रिवीजन इज अ पावरफुल सुपरवाइजरी टूल। देन हम अगर देखें तो पावर ऑफ रिव्यू जो कि सेक्शन 51 में डील होता है। पावर ऑफ रिव्यू क्या है कि बोर्ड ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, उसको वो खुद भी रिव्यू कर सकते हैं कि भाई क्या पता उस टाइम पे कुछ कमी रही हो या कोई एविडेंस ना रहे हो या कोई प्रोसीजरल एरर हो गई हो, तो उस टाइम पे शायद कुछ चीजों को हम प्रॉपर जो है वो देख ना पाए हों और अब वो एविडेंस आए हों सामने, तो वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं अपनी चीजों को। द बोर्ड कैन रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन, मतलब खुद के डिसीजन को वो भी रिव्यू कर सकते हैं। देयर इज एन अपरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस एमर्जेस, कुछ न्यू इंपॉर्टेंट एविडेंस आ चुके हैं और सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट, तो वो क्या कर सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है वो खुद का डिसीजन फिर से रिव्यू कर सकते हैं। देन ट्रांसफर ऑफ केसेस जो कि सेक्शन 29 में दिया गया है, तो सेक्शन 29 बोलता है कि जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है वो क्या कर सकता है, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को क्या कर सकता है, केस ट्रांसफर कर सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि सेम रैंक के होने चाहिए यहाँ पे ऑफिसर्स, ठीक है, रैंक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देन फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स, यहाँ पे क्या जो केसेस जो पेंडिंग है बिफोर द ओल्ड रीजनल बोर्ड्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एमपीएलआरसी स्टैंड ट्रांसफर टू द न्यू यूनिफाइड बोर्ड, डिसीजन ऑफ द बोर्ड हैव फाइनलिटी अनलेस स्टैट्यूटरी अपील लाइज बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देन आता है 12th पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल पावर्स को क्या है, ये कंबाइंड है। द बोर्ड फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो ऊपर पढ़ चुके हैं, देन सुपरवाइजरी अथॉरिटी भी है कि सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्शंस देंगे कि वो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, मतलब जो भी रिवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको सुपरवाइज करेंगे कि भाई जो मैंने डायरेक्शन दिया उसी के हिसाब से काम कर रहे हो, अपने हिसाब से ही तुम चल रहे हो। देन हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट है जो कि इंश्योर करता है जस्टिस इन लैंड एंड रिवेन्यू मैटर्स। अगर हम इसको कंक्लूड करें लास्ट में, तो जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है अंडर एमपीएलआरसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी, लीगैलिटी एंड फेयरनेस इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स ज्यूरिडिक्शन इज वाइड कवरिंग अपीलेबल, मतलब अपीलेट, रिविजनल, सुपरवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अगर ये चीजें देखा जाए तो जो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक जो भी चीजें पढ़ाई हैं आपको, अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी 2 मिनट में कि भाई ऊपर से नीचे तक जो भी मैंने पढ़ा है अभी 2 मिनट में हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू जो मैं चार्ट बना के लाई हूँ सबके लिए, तो वो एक बार में हम लोग रिवीजन कर लेंगे अभी, ठीक है। रुकिए बस 1 मिनट रुकिए। देखिए बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो है वो डील किया जाता है सेक्शन 3 to 10, ओके, याद रखना 3 to 10 जो है वो सेक्शन बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, जो कि ये कौन सा है, ये है चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 ऑफ एमपीएलआरसी एक्ट, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, सेक्शन 3 to 10। देन सेक्शन 3 क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भैया बोर्ड ऑफ रिवेन्यू कैसे बनेगा, तो सबसे पहले उसमें चेयरमैन हो गया जो कि कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। मेंबर्स, और हाँ पीछे मैं भूल गई, मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा भाई, कौन मेंबर कौन बनेगा। देखिए ऐसे पर्सन जो कि अगर देखा जाए एलिजिबल है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब वो बन सकते हैं हाई कोर्ट के जज, तो वो इसके मेंबर बन सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसमें, ऐसा कोई पर्सन जो कि क्या क्या हो, उन्होंने 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो उनको, मतलब वो रिवेन्यू ऑफिसर रहे हो, ठीक है, पहली बार रिवेन्यू ऑफिसर रहे हो और 5 साल का उनको क्या रहा है एक्सपीरियंस हो, और किस रैंक की पोजीशन के होने चाहिए, ये कलेक्टर के, यानी कि ऐसे मेंबर जो कि कलेक्टर की रैंक के हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो उनको, और
क्या है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, 5 साल का एक्सपीरियंस और नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मेंबर जो है वो क्या है, एलिजिबल है इस बोर्ड के मेंबर बनने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, क्या है, देखो पहला ये है कि जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है, तो वो यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी फुलफिल है। दूसरा ये ऐसे मेंबर जो कि क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर है, कलेक्टर की पोस्ट के हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तो वो क्या कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। सेक्शन 4 to 6 बोलता है सीट, तो बताया मैंने कि ग्वालियर में जो है वो प्रिंसिपल सीट है। सर्विस क्या रहेगी, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगी इनकी, बता चुकी हूं मैं, सर्विस कंडीशन क्या रहेगी, कहां से सैलरी एंड अलाउंसेस इनको मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाता है ज्यूरिडिक्शन में अपीलेट है, रिविजनल है, सुपरवाइजरी हम लोग बात कर चुके हैं। सेक्शन 8 जो है एक तरह की पावर है इनकी, सुपरिटेंडेंस की पावर है, कंट्रोल ओवर रिवेन्यू कोर्ट्स ऑफिसर्स। सेक्शन 9 जो है एक्सरसाइज ऑफ पावर सिंगल मेंबर और डिवीजन बेंचेस, बोला गया है सिंगल मेंबर हो या डिवीजन बेंचेस हो, कोई भी दे उसको बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का ही ऑर्डर या डिसीजन माना जाएगा। देन सेक्शन 10 जो है वो पेंडिंग केसेस का, की भाई एमपीएलआरसी के पहले जो पेंडिंग केसेस है उनका क्या सारी चीजें रहेंगी, तो मैंने बता दिया है। दस सेक्शन 3 to 10 ऑफ एमपीएलआरसी रेगुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। तो यहाँ पे होता है हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा ही जाता है बोर्ड ऑफ, कि भाई बोर्ड ऑफ रिवेन्यू क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सैलरी एंड अलाउंसेस किस हिसाब से फिक्स होती है, क्या क्या चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने पढ़ा दी है। केस लॉस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें थी, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और लेक्चर कैसा था बिल्कुल बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको सब जितना भी इंपॉर्टेंट है इसका कंटेंट मैं आप लोगों को दूं, क्योंकि इसका कंटेंट बिल्कुल भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं है, हिंदी में तो आपको एक बार मिल भी जाएगा, पर इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज फेस कर चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे और भी जो स्टूडेंट्स है वो इस चीज को फेस करें, क्योंकि सभी को ये सब्जेक्ट तो दिया जाता है लेकिन क्योंकि क्लासेस लगती नहीं है तो ये कंटेंट हमको मिल नहीं पाता और हम बिना पढ़े एग्जाम में चले जाते हैं और फिर परसेंटेज जाते हैं बिगड़ हमारे। तो मैं नहीं चाहती किसी के भी परसेंटेज बिगड़े, और क्योंकि मैं ये कर सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो मैं वही कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, चैनल फॉलो करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। वैसे तो कोई नहीं चाहता कि हमारे दोस्त अच्छे मार्क्स लाएं, लेकिन फिर भी आप तो अच्छे लोग हैं ना, तो आप बिल्कुल शेयर करें जितना हो सकता है और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्द ही नया लेक्चर लेके आऊंगी मैं इसका, चैप्टर 3 जो कि है ऑफिसर्स के बारे में, रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड देयर क्लासेस। तो बने रहिए लास्ट तक और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइस, शुभ रात्रि।